Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। रिट्रेसमेंट का जो काम है ना, वो आपको बताने का है कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे तय किए जाते हैं, और दूसरा क्या आप टारगेट ले सकते हैं। ये दोनों चीज़ें रिट्रेसमेंट बताता है। और रिट्रेसमेंट को बनाने का काम किया था बहुत ग्रेट जो मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था फिबोनाची। ठीक है, तो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे फिबोनाची, उन्होंने ये रिट्रेसमेंट को डेवलप किया था। और ये जो रिट्रेसमेंट है ना, ये काम करती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को निकालने के लिए, और मार्केट में टारगेट सेट करने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। अब सवाल ये है कि इसका यूज कैसे किया जाता है। तो इसका यूज करने के लिए ना आपको दो चीजों की जरूरत होती है, टॉप और बॉटम की। अब कोई भी स्टॉक टॉप से या तो नीचे जाएगा या बॉटम से ऊपर जाएगा, करेक्ट है। अब रिट्रेसमेंट किसे कहते हैं वो समझ लो। मान लेते हैं कि स्टॉक 100 रुपए का टॉप लगाकर नीचे की तरफ आ जाता है, ये नीचे आ गया स्टॉक, और इसने बॉटम लगाया 80 रुपए का। अब 80 रुपए से ये ऊपर जाता है, ये जितना ऊपर जा रहा है ना, मान लो ये 80 रुपए से चला गया 83, फिर ये चला गया 85। अब इसी को मैं रिट्रेसमेंट बोलता हूं। अब इसे समझाने के लिए एक बॉल का एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं मेरे हाथ में एक बॉल है, अगर मैं उसे ऊपर की तरफ उछालूं और वो नीचे टकरा के रूफ से ऊपर आए, तो क्या वो दोबारा इस रूफ को टच करेगी नीचे आने के बाद? नहीं ना, वो शायद यहां तक आएगी या यहां तक आएगी या यहां तक आएगी। तो जितनी रफ्तार से वो ऊपर आती है और एरिया कवर करती है, उसी को हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो स्टॉक का भी एक रिट्रेसमेंट पॉइंट होता है, जहां से स्टॉक के बारे में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई स्टॉक नीचे गया तो वो ऊपर कितना आ सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में मैंने ये दिखाया है। अब रिट्रेसमेंट के ना कुछ लेवल्स होते हैं जो फिक्स होते हैं, मैं इसे राउंड ऑफ करके आपको बताऊंगा। तो जो पहला रिट्रेसमेंट का लेवल होता है वो होता है 23% का। पॉइंट मैं नहीं लगा रहा हूं ताकि आप याद रख पाओ चीजों को। दूसरा जो लेवल होता है वो होता है 38% का। तीसरा लेवल होता है 50% का। चौथा लेवल होता है 61% का, जिसे गोल्डन रिट्रेसमेंट भी बोला जाता है। ये परसेंटेज में ध्यान रखना, इसे गोल्डन रिट्रेसमेंट बोला जाता है। पांचवा होता है 78% का, और छठा होता है 100% का। ठीक है, अब ये परसेंटेज किसकी परसेंटेज है, ये समझने के लिए आपको वही एग्जांपल दोबारा से समझना पड़ेगा कि ये 100 है और ये 80 है, यानी ये टॉप है और ये बॉटम है। तो क्या करते हैं, टॉप को बॉटम से माइनस कर देते हैं, यानी ये 20 हो गया। अब इस 20%, 20 रुपीज का 23%, 38%, 50, 61, 78 और 100% कितना होगा, वही हमारी रिट्रेसमेंट है। तो यहां पर पहला जो लेवल है हमारा 23% का है, तो 20 रुपए का 23% कितना हुआ, तो ये हो गया 84.6। तो ये पहला 23% का हमारा रिट्रेसमेंट हो गया। दूसरा रिट्रेसमेंट लेवल कौन सा है, 38%। 20 रुपए का 38% कितना हो गया, तो 87.6, ये हो गया हमारा 38% का। ठीक है, 50 का तो इजी है, 90 हो गया। उसके बाद 61% कितना हो गया, 92 पॉइंट। आ रही है मेरी बात समझ में। अब ये सारे टारगेट्स हैं आपके लिए, पर ये टारगेट कब आते हैं ध्यान रखो, जब इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो फिर अगला टारगेट ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर।
एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। इसके ऊपर क्लोजिंग होगी, फिर अगला टारगेट ये और फिर अगला टारगेट ये। इसे बॉटम में ऐड करके आप लेवल निकाल सकते हो और निकालने की जरूरत नहीं है, रेडी टू यूज हमारे पास ये इंडिकेटर है। सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये आपको एग्जांपल दिया था। आ रही है बात समझ में सबको? जिसको नहीं आ रही सवाल पूछ लो। जब ना एक एरा चेंज होता है ना तो दुनिया चेंज हो जाती है। जो ट्रांजिशन होता है ना उसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। आपको पता है आज के बच्चे, हमारे पेरेंट्स हमें बोलते थे कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे ना तो भाई साहब तुम कबाड़ी का काम करोगे, एग्जाम्पल के तौर पर यही बोलते थे। आजकल के पेरेंट्स, यानी मेरी एक बेटी है, मैं अपनी बेटी को ये नहीं बोलता कि बेटा अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप कबाड़ी बन जाओगे। क्यों नहीं बोलता मैं? उसके बाप के पास इतना पैसा है यार, क्या करना है उसे? कुछ भी नहीं करेगी तब भी वो, समझ रहे हो, तब भी वो करोड़पति है। पर मुद्दा ये है कि अगर वो काम करेगी तो आपको क्या लगता है वो 9 to 5 नौकरी करने के लिए पड़ेगी? नहीं ना। वो क्या करेगी? वो या तो बिजनेस करेगी। अब बिजनेस करने के लिए किसने कहा है पढ़ाई की जरूरत है? पर फिर भी मैं चाहता हूं कि मैंने उसे ऐसे संस्कार नहीं दिए कि उसको यह पता चले कि मेरे पास कितना पैसा है। तो मैं चाहता हूं वो पढ़ाई करे, पर मैं उससे जबरदस्ती तो नहीं बोल पाऊंगा ना कि बेटा आपको डॉक्टर ही बनना है, आपको इंजीनियर ही बनना है। बोल पाऊंगा क्या? जब वो 20 साल की होगी ना तो उसके और मेरे विचारों में मतभेद आ जाएगा। मैं जो सोच रहा हूँ वो कुछ अलग सोच रही होगी और मैं जब उसकी बात पर अग्री नहीं करूंगा तो उसकी और मेरे क्लैशेस होंगे। करेक्ट है ना? यही जनरेशन गैप है जो शायद मेरे और तेरे बीच में भी है, क्योंकि जब भी 10 साल का अंतर आ जाएगा ना भाई साहब वो जनरेशन गैप आ जाएगा। तो मेरी सोच में और तेरी सोच में जमीन आसमान का अंतर रहेगा। मेरे टाइम पे पढ़ना मजबूरी होती थी, तेरे टाइम पे पढ़ना मर्जी है। अगर तू नहीं पढ़ेगा ना तो तू कुछ भी अच्छा कर सकता है यार। तेरे को पढ़ के क्या मिलेगा? 2 लाख की नौकरी मिल जाएगी ज्यादा सफल हो गया तो। पर बिजनेस करके तो तू 200 करोड़ भी कमा सकता है। तो तेरे मम्मी पापा को ये बात पता है कि आजकल के बच्चे आईआईटी में, पिछले साल आईआईटी के 80% स्टूडेंट अनप्लेस्ड हो गए, प्लेसमेंट नहीं मिला। भाई साहब एक बात बताओ, आईआईटी में नौकरियां नहीं है तो कहाँ नौकरियां होंगी? समझ रहे हो मेरी बात? तो कहने का मतलब क्या है कि पर एक और चीज है, अब यहां पर पढ़ाई क्यों जरूरी है? क्योंकि यहां पर ना तुम अपने माँ बाप का जो कमाया हुआ पैसा है वो बर्बाद कर सकते हो अगर नहीं पढ़ोगे तो। ये समझ लेना, क्योंकि यहां पे रिस्क क्या है? कमाया हुआ पैसे खोने का रिस्क है और पैसा कमाना ही तो मुश्किल है। ये रिस्क है और इसीलिए मुझे गुस्सा आता है जब कोई पढ़ता नहीं है तो। और यहां पर मैं जाऊंगा और मैं इंडिकेटर में जाकर MACD सेलेक्ट कर लूंगा। अब ये आप देख रहे हो ये इंडिकेटर लग गया स्क्रीन पर। अब यहां पर इंडिकेटर को आप यूज करोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर इंट्राडे के लिए काम कर रहे हो, और 1 डे पर इसे आप पोजिशनल के लिए सेलेक्ट करोगे। अब ये आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है जैसा आप देख सकते हो। अब यहां पर ये 2 तरह की लाइन होती हैं। अब यहां पर आपको ये समझना है कि जहां पे मेरा कर्सर है ना अभी, इसे कहा जाता है जीरो लाइन। जीरो लाइन आपको बताता है कि मार्केट में ये जो लाइन आप देख रहे हैं जीरो लाइन के ऊपर वाली, इसे कहा जाता है हिस्टोग्राम, और जीरो लाइन के नीचे वाली जो लाइन देख रहे हैं आप रेड कलर की, इसको कहा जाता है हिस्टोग्राम। अब अगर मार्केट में ट्रेंड बुलिश है तो ये जो हिस्टोग्राम है ये जीरो लाइन के ऊपर बनेंगे, जैसे आप देख पा रहे हो यहां पर मार्केट ऊपर जा रहा है। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको
आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। और हिस्टोग्राम भी ऊपर की तरफ बन रहे हैं, और जब ये हिस्टोग्राम नीचे की तरफ बनते हैं तो उसका मतलब है कि जो मार्केट का डायरेक्शन है वो बेरिश हो सकता है। और आप देखोगे कि जब मार्केट का डायरेक्शन नीचे होता है, जैसे यहाँ पे क्लियर डायरेक्शन नीचे है, तो हिस्टोग्राम भी आपको नीचे की तरफ बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो छोटे छोटे हिस्टोग्राम की लाइन है, ये बताती है कि जो ट्रेंड है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर हिस्टोग्राम की लाइनें छोटी छोटी हैं तो इसका मतलब है कि जो ट्रेंड है वो वीक है, भले ही वो अप ट्रेंड ही क्यों ना हो या डाउन ट्रेंड ही क्यों ना हो। पर जब हिस्टोग्राम की लाइनें बड़ी बड़ी होती हैं तो ये बताती हैं कि कोई भी ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो बाय साइड पे है या सेल साइड पे। जैसा आप देख रहे हो मार्केट रफ्तार से यहाँ पे नीचे आया है, तो इसी तरह से यहाँ पे हिस्टोग्राम की लाइन भी बड़ी बड़ी आपको नजर आ रही है। अब ये जो ऊपर वाली लाइन है ब्लू कलर की, इसको कहा जाता है फास्ट लाइन, और ये जो रेड वाली लाइन है इसे कहा जाता है स्लो लाइन। अब ये हुआ हिस्टोग्राम का इंटरप्रिटेशन। अब इसे आपने देखना कैसे है वो समझिए। अब मैं इस चार्ट को थोड़ा सा कंप्रेस कर देता हूं ताकि मेरी बात आप अच्छे से समझ पाएं। आप ये नोटिस करेंगे कि ये जो हिस्टोग्राम है और ये जो चार्ट की शेप है ये एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती हैं। जिस तरह से ये टेक्निकल चार्ट की शेप बन रही है, ठीक उसी तरह से ये जो लाइनें हैं दोनों, ये भी इसी शेप की बन रही हैं। यहां तक आप लोग इसे नोटिस करेंगे, और अगर नोटिस नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको ये फिर भी ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो आप देखेंगे यहां पे कुछ इस तरह से ये बना है, और यहां पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से ही ये टेक्निकल चार्ट भी बना है, बिल्कुल इसी शेप में जिस शेप में ये हिस्टोग्राम बना है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो हिस्टोग्राम है, ये जो लाइन है मूविंग एवरेज की, ये इसकी शेप और चार्ट की शेप दोनों रेप्लिका हैं, एक दूसरे जैसे ही हैं। यानी कि जैसा जैसा चार्ट बनेगा वैसे वैसे ये मूविंग एवरेज की लाइन भी शेप में बनेगी। अब यहां पे कहानी हो जाती है खत्म और एक नई कहानी शुरू हो जाती है। अब आपको ये सोचना है कि जहां पर ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं, वहीं पर कुछ ना कुछ ये सिग्नल देने का काम कर रही है। आपको ये समझना है। अब कैसे समझेंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहां पर देखिए कि टेक्निकल चार्ट में आप देखेंगे ये वाला जो हाई है और ये वाला जो हाई है, यहां पर हायर हाईज मार्केट लगा रही है। यानी मार्केट इस हाई के जब ऊपर गई है तो टेक्निकली ये जो हमारा मूविंग एवरेज की लाइन है ये भी तो इसी शेप में बननी चाहिए थी, पर यहां पे उल्टा हो गया। उल्टा क्या हुआ, ये वाला जो टॉप है ऊपर लग गया और ये वाला जो टॉप है वो नीचे लग गया। यानी मार्केट अब इस तरह से नीचे जा रही है। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव डाइवर्जन। तो हमें MACD में नेगेटिव डाइवर्जन जो है वो सेलेक्ट करने होते हैं और उसका यूज करना होता है 3 कंफर्मेशन के साथ। अब जैसे यहां पर टेक्निकल चार्ट कहां पे फेल होते हैं, देखो ये टेक्निकल चार्ट का ब्रेकआउट है। अब मैं इसे फेल नहीं बोलूंगा, टेक्निकली तो इसका टारगेट ऑलमोस्ट आ गया है, पर यहां पर तो मार्केट बुलिश है ना। अब देखो ये फ्लैग पैटर्न भी बना, पर फ्लैग पैटर्न का टारगेट तो इतना बड़ा नहीं होता, ज्यादा बड़ा होता है। तो यहां पे फ्लैग पैटर्न का टारगेट अभी नहीं आया। बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे कि मार्केट में होल्ड किया जाए। होल्ड क्यों किया जाए, क्योंकि टारगेट अभी नहीं आया है। और साथ ही साथ यहां पर बहुत सारे लोग पोजीशन से नहीं निकलेंगे। पर टॉप पर एक छोटी सी कहानी हो गई। कहानी ये हुई कि ये जो टॉप है यहां पर बेरिश मारुबुजू एक कैंडल बन गई और उसका कंफर्मेशन भी आ गया। अब जब ये कंफर्मेशन आया तो जहां पे कंफर्मेशन आया वहां पे वॉल्यूम भी एवरेज के ऊपर था। और तीसरा ये जो नेगेटिव डाइवर्जन है ये भी मिल गया। तो ये तीनों चीजें क्या बोल रही हैं आपको कि यहां पे बाय नहीं करना है, और अगर किसी ने बाय किया होता वो बेचारा ट्रैप हो जाता और मार्केट आ गई नीचे। तो आप लोग अगर MACD का यूज करते इस समय पर तो आप लोग ट्रैप नहीं होते, क्योंकि MACD आपको साफ साफ बता रही थी कि यहां पर बाय नहीं करना है। तो MACD आपको किस चीज से बचाती है, नेगेटिव डाइवर्जन जब होता है तो फेक बाइंग से बचा लेती है।
तो इस इंडिकेटर का यूज आपको फेक बाइंग से बचने के लिए करना चाहिए। आ रही मेरी बात समझ में? कंफर्मेशन आया और कंफर्मेशन के बाद देखो वॉल्यूम भी अच्छा है और मार्केट नीचे चला गया। अब यहाँ पे ट्रैप से बच गए ना आप लोग। तो इसी तरह से ये ट्रैप से बचाता है आपको।